कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था, कंडक्शन कंप्लीट हो गया था। कंडक्शन में किसी को कोई डाउट है? नो सर, आज थ्योरी होनी थी। ओके, तो आज हम लोगों को सर डीपीके में डाउट है मेरे को। ठीक है, डीपी में जो डाउट है मैं बता दूंगा। पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, तो थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कॉमन सेल। तो इसका जो है फटाफट तुम लोग स्क्रीन शॉट लेते जाना, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, स्क्रीन शॉट लेते जाओगे आप समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग पढ़ना है लॉकलांसी सेल, इसी को ड्राई सेल या प्राइमरी सेल बोलते हैं, प्राइमरी बैटरी, ठीक है। तो ये मालूम होना चाहिए बेटा प्राइमरी बैटरी क्या होता है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ लिखा गया है, इन द प्राइमरी बैटरीज the reaction occurs only once and after use over a period of time battery becomes dead and cannot be reused again, ठीक है। एक बार तूने बैटरी खरीद लिया तो उसको फेंकना पड़ेगा यूज करने के बाद, ठीक है। तो उसको तुम प्राइमरी बैटरी बोलोगे कि एक ही बार तुम वहां से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी तुम विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसमें जो पहला सेल हम लोग पढ़ना बेटा लैक्लांसी सेल, ठीक है। जो ड्राई सेल हम लोग जो है अपने घड़ी में यूज करते हैं, वॉल है ना, जो वॉल क्लॉक होता है उसमें यूज करते हैं ड्राई सेल। और पहले बड़ा सा बैटरी आता था, है ना। तो ये देखो, ये जो बैटरी दिख रहा है ना, ये बनाया यस गया है सर। लैप्लासी सेल। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर जो बीच में रॉड होता है कैथोड रॉड बोलते हैं, कार्बन का बना होता है, ठीक है। कार्बन का कैथोड रॉड रहेगा। और जो आउटर सेल होता है यहाँ पर, ये जिंक का होता है, जिंक का। जो दो इलेक्ट्रोड होता है बेटा, तो तुमने पढ़ा था यहाँ पर कि दो इलेक्ट्रोड होगा यहाँ पर, एक है ना, एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा। और दोनों को तुमने यहाँ पर है ना सॉलिड ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है। कुछ उसी तरह से यहाँ पर है, बस यहाँ पर देखने का तरीका अलग होगा तुम्हें, ठीक है। तो जो कैथोड है यहाँ पर अलग है, यहाँ पर कैथोड। और एनोड का जो तुमने सेल, जो आउटर सेल है, ये तुम्हारा जिंक का है। और बीच में तुमने मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर, जो कैथोड है, कैथोड पर अमोनियम आयन, देखो जो अमोनियम आयन यहाँ पर लिया तुमने, अमोनियम आयन क्या होगा कैथोड पर, रिड्यूस होगा, ठीक है। अमोनियम आयन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एंड दीज देखो, आप लोगों को जो बैटरी है, बैटरी से कोई गैस तो निकलता नहीं है, कोई होल तो होता नहीं बेटा, पूरा पूरा सील किया रहता है ना। जो हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होकर जो निकल रहा है बाहर, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड लेते हैं। जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करके Mn2O3 और वाटर बना लेता है। तो टाइम सा जो पेस्ट है वो ढीला होता जाएगा, यहाँ पर ना वाटर निकलता जाएगा पेस्ट में। तो जो पेस्ट है, धीमे धीमे यहाँ पर वाटर क्वांटिटी बढ़ता जाएगा और ये सेल डेड हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया कैथोड रिएक्शन। तो ओवरऑल ये लिखा गया यहाँ पर, अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड बाय द जिंक आयंस। जो जिंक यहाँ पर है, ये जो जिंक का मेटल है, ठीक है। तो अमोनिया प्लस Zn2 प्लस प्लस ट्वाइस Cl माइनस गिव्स जिंक अमोनिया क्लोराइड। तो जिंक 2 प्लस आयन ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जिंक 2 प्लस कहाँ से मिलेगा, कैथोड से। देखो, जो जिंक मेटल था वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, सेल रिएक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ बेटा वोल्टेज ध्यान रखो, यहाँ पे जो वोल्टेज है 1.5 वोल्ट नॉर्मली होता है, लेकिन टाइम के साथ जो वोल्टेज है यहाँ पर कब पता चला जाएगा। तुम्हारा सेल रिएक्शन यहाँ देखो, MnO2 प्लस ट्वाइस NH4Cl सॉलिड प्लस जिंक सॉलिड प्लस Mn2 को यहाँ पर सब कुछ तुम्हारा क्या है, सॉलिड स्टेट है या लिक्विड स्टेट में है ना। तो अगर तुम यहाँ पर इसका सेल रिएक्शन लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई NF लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ राइट डिवाइड बाई लेफ्ट, है ना। कुछ इस तरह से बनाते हो। तो जो राइट है, राइट साइड क्या है यहाँ पर, देखो जिसका भी एक्टिव मास देखोगे राइट हैंड साइड में, वो या तो सॉलिड है या तो प्योर लिक्विड है। तो सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 होगा,
डिवाइड बाई MnO2 अमोनियम क्लोराइड जिंक। तो लेफ्ट हैंड साइड भी सबका एक्टिव मास क्या है वो 1 होगा, तो 1 डिवाइड बाई 1, इसका मतलब जो सेकंड हाफ है ये 0 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, मतलब सेल से तुम एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, कांस्टेंट वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ करोगे। तो जो ये सेल लैप्लासियन सेल है, यहाँ से कांस्टेंट वोल्टेज तुम्हें मिलेगा 1.5 वोल्ट। ठीक है। अब यहाँ देखो डिसएडवांटेज क्या है, रैपिड विड्रॉयल ऑफ करंट कॉजेस गैसेस टू कलेक्ट द कैथोड एंड वोल्टेज सडनली ड्रॉप्स। ठीक है। तो अगर तेजी से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ करोगे, जो गैस है, गैस इलेक्ट्रिसिटी को विड्रॉ कर दे, तो ये गैस इतना तेजी से एब्जॉर्ब होगा नहीं, MnO2 एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जो विड्रॉ कर रहा है वो रुक जाएगा। सेकंड है स्लो बट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ जिंक विद अमोनियम आयंस, रिजल्ट इज पुअर सेल लाइफ। तो ये दो डिसएडवांटेज है। दूसरा सेल हम लोग पढ़ ले बेटा यहाँ पर बफर सेल, और बफर सेल को ही बटन सेल बोलते हैं। जो हम लोग घड़ी जो हैंड वॉच होता है बेटा, जो छोटा छोटा बटन टाइप का सेल होता है, या फिर हम लोग कैलकुलेटर में यूज करते हैं ये सेल, इसको मरकरी। हाँ सर, ये सब थ्योरी एनसीईआरटी के लिए है या फिर जेई में भी आती है थ्योरी? देखो Related portion. जेई मेंस में भी पूछता है ये, ठीक है। एनसीईआरटी पूछेगा, जेई मेंस पूछेगा, लेकिन एडवांस में नहीं पूछेगा ये। ठीक है, क्योंकि जो जेई मेन है, जेई मेन में एनसीईआरटी ही पूछेगा। तो ये बेटा जब तुम देखोगे लास्ट 2 ईयर का जो क्वेश्चन पेपर देखोगे, वहाँ पर सेल का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ पर बटन सेल के ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था जो बटन सेल है उसका, ये जो बटन सेल है ना, तो इससे 4-5 सेल दिया गया था, तो पूछेगा किसमें से कांस्टेंट वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ कर सकते हो। जो बटन सेल है और लेक्लांसी सेल है, वहाँ से कांस्टेंट वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ करते हो, उसका रीजन भी पूछ सकता है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कैसे बनाओगे बेटा, ये आसान है बटन सेल। तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से देखो, यहाँ पर एनोड क्या है, जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर देखो सेपरेटर, यहाँ पर 2 चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेपरेट किया गया, सेपरेटर ये हो गया है ना, और ये ऊपर वाला जो लेयर है वो एनोड है, और यहाँ पर बीच में जो है यहाँ पर एनोड कैप ये है, और यहाँ पर क्या है कैथोड नीचे, देखो ये वाला जो पार्ट है ये कैथोड है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट डायग्राम मैंने उठा लिया है। यहाँ देखते हैं बेटा, बस तुम्हें ये 2 रिएक्शन याद रखना है। ठीक है, एट कैथोड HgO plus twice H2O plus 2 electron gives Hg plus twice OH minus, and at anode zinc plus twice OH minus gives zinc oxide plus H2O। तो यहाँ पर जब तुम ओवरऑल देखोगे, यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे तो जो OH माइनस है, OH माइनस एक्वस कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड केवल सॉलिड मिलेगा। देखोगे यहाँ पर HgO सॉलिड, वाटर से देखो, वाटर भी यहाँ पर एक वाटर से एक वाटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस H2O प्लस जिंक सॉलिड गिव्स Hg लिक्विड प्लस जिंक ऑक्साइड सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी तुम्हें एक्वस नहीं दिखाई दे रहा है, सब या तो सॉलिड है या प्योर लिक्विड है वाटर। ठीक है, तो यहाँ से भी तुम कांस्टेंट वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ कर देते हो। एक्चुअली इसका जो वोल्टेज है काफ़ी कम होता है, तो जो लो वोल्टेज डिवाइस होता है उसमें इसका यूज करते हैं। जैसे हियरिंग एड हो गया, कान में जो सुनने वाला होता है, पेस मेकर हो गया, तो वहाँ पर इस सेल का यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बैटरी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बैटरी यहाँ पर है स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो बहुत आजकल हम लोग यूज करते हैं घर में, इन्वर्टर जो होता है वो स्टोरेज बैटरी होता है, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ करेंगे, फिर उसको रिचार्ज करते हैं, फिर वहाँ से तुम आउटर यहाँ पर बाहर से तुम क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी डालते हो, है ना, एनर्जी देते हो, तो फिर से ये सेल क्या होगा, रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एनोड है, ये कैथोड है। तो ये सेकेंडरी सेल में तुम्हें केवल एक सेल पढ़ना है, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, लेड स्टोरेज सेल। अब यहाँ देखो क्या बनाया गया है, यहाँ पर एनोड ये है, ये कैथोड है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन है तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक सेल नहीं है, यहाँ पर देखोगे जो एनोड है ढेर सारा। देखो यहाँ पर जो कैथोड लिखा है रेड कलर का जो कैथोड है, एक तो ये रेड हुआ,
दूसरा ये हुआ, फिर तीसरा ये हुआ, है ना, ढेर सारे यहाँ पर है। और जो एनोड है, एनोड में तुम्हें ढेर सारा एनोड तुम्हें देखा, जो ब्लू कलर का वो एनोड है, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। जो सेल है, सेल तुमने कई बार तुमने इसको कंबाइन कर दिया है, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सीरीज में तुमने इसको कनेक्ट कर दिया है, तो ये क्या हुआ, इसका जो वोल्टेज है काफी बढ़ जाता है, पावर इसका बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तुमने अंदर क्या फिलअप किया है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, पॉजिटिव प्लेट्स लेड ग्राइंड फिल्ड विथ लेड ऑक्साइड, नेगेटिव प्लेट्स लेड ग्रिड्स विथ स्पॉन्जी लेड। तो इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर केवल एक सेल की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो दो कॉम्बिनेशन है ब्लू और रेड का, उसको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड मतलब ये हो गया तुम्हारा ब्लू वाला, ठीक है। तो ब्लू क्या है, यहाँ पर जिंक का रॉड है, सॉरी लेड का है, एनोड पर लेड है, ठीक है। तो लेड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फेट आयन है, लेड प्लस सल्फेट आयन गिव्स लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो लेड यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया, लेड 2+2। कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर जो PbO2 है, लेड ऑक्साइड रेड वाला, PbO2 प्लस H प्लस, मतलब जो H2SO4 है वहां से H प्लस मिलेगा, PbO2 प्लस H प्लस प्लस सल्फेट आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives PbSO4 प्लस 6H2O। जब ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो ये तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि लेड स्टोरेज बैटरी में जब डिस्चार्जिंग होता है तो डिस्चार्जिंग में सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता है या प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत बार देखने को मिलेगा। तो देखो ये लेड स्टोरेज बैटरी है, और ये जो मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखा है ये है डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग मतलब क्या है बेटा, तुम इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से विड्रॉ कर रहे हो, जो सेल है सेल से तुम इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ कर रहे हो, उसको डिस्चार्जिंग बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, जो H2SO4 कंज्यूम होगा, हाँ, और लेड क्या होगा, लेड सल्फेट में कन्वर्ट होगा। याद रखो ये रिएक्शन क्या है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, पूछता है, ठीक है। और इसी रिएक्शन को जस्ट रिवर्स कर दोगे, इसको क्या करना है बेटा, रिवर्स कर देना है, ठीक है। जब सेल को हम लोग चार्ज करते हैं, सेल रिएक्शन चार्जिंग को नीचे लिखा हुआ है, फॉर दिस सेल इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट। तो आप देखो जब सेल को चार्ज करते हैं तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पर, ठीक है। तो देखो जो कैथोड रिएक्शन यहाँ पर है, सॉरी PbSO4, इस रिएक्शन को जो एनोड रिएक्शन तुमने लिखा है उसी को रिवर्स कर दिया है, पूरा जो रिएक्शन सबको रिवर्स करते जाओ, है ना। तो PbSO4 तुमने रिवर्स कर दिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Pb प्लस सल्फेट आयन, ठीक है। तो अब यहाँ कैथोड पर क्या होगा, जो सेकंड रिएक्शन उसको रिवर्स कर दो, ओवरऑल रिएक्शन को भी रिवर्स कर दो, यहाँ पर देखो, है ना। तो जब डिस्चार्जिंग होगा तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, H2SO4 प्रोड्यूस होता है, लेकिन तुम बैटरी में तुम बाहर से H2SO4 भी डालते हो, खोल कर ढक्कन, उसमें होता क्या है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ करते हैं तो बैटरी गर्म हो जाता है, गर्म होने से जो H2SO4 है वेपराइज होकर निकल जाएगा, उड़ जाएगा वहां से, ठीक है। इसे तुम्हें बाहर से भी डालना पड़ता है। यहाँ देखो, यहाँ कुछ 2 पॉइंट लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन फॉर डिस्चार्जिंग आर एंथैल्पी अपोजिट टू दैट ऑफ चार्जिंग। तो ये तो मैंने बता दिया, तुम्हें केवल एक रिएक्शन याद करना, चाहे तुम चार्जिंग याद करो चाहे डिस्चार्जिंग का, बस उसी को रिवर्स कर दोगे तो दूसरा रिएक्शन मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ लिखा गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजिंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ H2SO4 व्हेन इट इज डिस्चार्जिंग, एंड डेंसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 व्हेन इट इज चार्ज्ड। ये बहुत आसान है। आगे देखो, यहाँ पर फ्यूल सेल के बारे में लिखा गया है। फ्यूल सेल क्या होता है, तो फ्यूल सेल का कुछ इस तरह से आउटर डायग्राम बनाया। जो फ्यूल सेल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस वगैरह में इसका यूज किया जाता है, जो रॉकेट वगैरह होता है उसमें फ्यूल सेल यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर H2 और O2 तुम मिक्स करोगे तो काफ़ी लाइट वेट होता है, वाटर बनेगा, वाटर का काफ़ी यूज होता है स्पेस में, ठीक है। तो ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट बीच में है, H2 और यहाँ से O2 डालोगे और ये बर्न होता है, बीच में क्या होगा, यहाँ पर बर्निंग होगा, H2 यहाँ से आएगा, O2 यहाँ से आएगा, बीच में बर्न होगा और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर विड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये कुछ तरह से इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है।
तो देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या है, तो कुछ लिखा गया यहाँ पर फ्यूल सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। द मेन disadvantage of primary cell is that it can deliver current for a short period of time due to limited amount of oxidizing agent. A fuel cell is a device which converts chemical energy into electrical energy as long as the outside supply fuel is maintained. And example is H2O2 fuel cell. The overall cell reaction are एनोड रिएक्शन दिया गया H2 plus OH minus plus gives H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो H2 है H2O में कन्वर्ट हुआ, कैथोड में क्या हो रहा है O2 plus twice H2O gives 4 इलेक्ट्रॉन plus 4 इलेक्ट्रॉन gives 4 OH minus। ओवरऑल H2 देखो, ओवरऑल रिएक्शन को कंबसन रिएक्शन ही है यहाँ पर, है ना। ओवरऑल रिएक्शन में देखोगे H2 plus O2 gives twice H2O, दोनों H2O2 बर्न होकर वाटर दे रहा है यहाँ पर, है ना। द फ्यूल सेल आर एफिशिएंट अप टू 95%, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्यूल सेल उसका एफिशिएंसी देखो, जनरली हम लोग जो सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका एफिशिएंसी 60 या फिर 70% होता है, 60% होगा। बहुत अच्छा से तुम्हें बात तो 70% उसका एफिशिएंसी होगा, लेकिन जो फ्यूल सेल उसका एफिशिएंसी 95% है एंड आर पोल्यूशन फ्री। देखो यहाँ पर कुछ भी वेस्टेज नहीं मिल रहा है, केवल वाटर, वाटर तो पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। इसका यूजेस तुम्हें मालूम है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल इज हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड डिफिकल्ट स्टोरेज ऑफ H2O2 गैस, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है, बाकी सब एडवांटेज ही एडवांटेज है इसका। तो बस तुम्हें याद रखना एनोड पर क्या हो रहा है बेटा, ये जो रिएक्शन देखो कुछ अलग सा रिएक्शन है, कैथोड रिएक्शन, ये जो 3 रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शन तुम्हें याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं बेटा कोरोजन, लास्ट पॉइंट है बैटरी के बाद। तो कोरोजन क्या होता है, अगर तुमने यहाँ पे मेटेलिक सरफेस लिया है, आयरन है वहाँ पर, तो आयरन क्या होगा, कोरोड हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कोरोजन में जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा गया है, द conversion of metal into undesirable compound by the action of air moisture is called corrosion. In case of iron, corrosion is called rusting. तो यहाँ पे जो कोरोजन है, अलग अलग मेटल जो है, जिंक में भी कोरोजन हो सकता है, टिन में भी हो सकता है कोरोजन, ठीक है। लेकिन अगर आयरन में कोरोजन हो रहा है तो उसको रस्टिंग बोलोगे। तुमने कॉपर देखा होगा, कॉपर के ऊपर ब्लू कलर का एक लेयर बन जाता है, कॉपर रखे हुए उसके ऊपर ब्लू कलर का तुमने देखा होगा, काई टाइप का जम जाता है, वो भी क्या है, कोरोजन ही है, एक टाइप का कोरोजन है ना। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कोरोजन ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन बाय व्हिच मेटल गैस ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, स्मॉल कैथोडिक एंड एनोडिक सेल आर सेट अप ऑन मेटल। द एरिया ऑफ मेटल इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एक्ट्स एज एनोड, मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कटायन। तो देखो बेटा यहाँ पर ये तुम्हारा मेटेलिक सरफेस है, मेटेलिक सरफेस पर ये ब्लू कलर का वाटर है, ठीक है, वाटर डाल दिया। तो अब देखो सर, हाँ सर एक बार ऊपर करना स्क्रीन। और ऊपर सर ये पॉल्यूशन फ्री कैसे है, एक बार बताना। पोल्यूशन फ्री मतलब कोई अगर पोल्यूटेंट नहीं निकला तो इसके ऊपर जो हम लोग बैटरी पड़े हैं यहाँ पर देखो, अगर तुम यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी पड़ा है तो लेड स्टोरेज बैटरी तुम्हें देखो यहाँ पर क्या होगा, जो बैटरी एक बार डेड हो जाएगा, अगर इसका जो साइकिल है, साइकिल कंप्लीट, मान लो यहाँ पर 100 साइकिल का बैटरी है तो 100 टाइम्स चार्ज रिचार्ज करोगे बैटरी डेड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, PbO2 H2SO4 जो लेड है, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या होगा बेटा, जो PbO2 क्या है, पोल्यूटेंट है, H2SO4 क्या है, अगर ये एटमॉस्फेयर में फेंक दोगे, है ना, तो एटमॉस्फेयर क्या होगा, पोल्यूट करेगा। इसके ऊपर भी जितने भी तुमने सेल है उसमें पोल्यूटेंट निकल रहा है। लेकिन जो ये वाला सेल है फ्यूल सेल में क्या है, पोल्यूटेंट कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पर वेस्टेज क्या हो रहा है, H2O2 H2O, ना तो H2 पोल्यूटेंट है, ना तो ऑक्सीजन पोल्यूटेंट है, ना तो वाटर पोल्यूटेंट है, कोई भी पोल्यूटेंट यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये पोल्यूशन फ्री है, इसलिए इसको बोला गया पोल्यूशन फ्री। ओके सर। तो कोरोजन में देखो बेटा, कोरोजन में क्या हो रहा है, आयरन
है ना। आयरन वाटर के कांटेक्ट में जब आएगा तो कोरोजन के लिए 3 चीज चाहिए बेटा। एक तो चाहिए तुम्हें मेटल, ठीक है, प्लस चाहिए मॉइस्चर, प्लस चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन, तो ये 3 चीजें से बेटा कोरोजन होगा। अगर तीनों से एक भी मिसिंग हुआ, मतलब मॉइस्चर हट गया या फिर ऑक्सीजन को तुमने हटा दिया, तो भी वहां पर कोरोजन नहीं होगा। देखो यहाँ पर जो मेटल तुमने बनाया, यहाँ पर देखो जहाँ पर कांटेक्ट हुआ वाटर और मेटल का, यहाँ पर कोई कोरोजन नहीं है। लेकिन यहाँ देखो इस साइड में देखो, है ना, जहाँ पर वाटर भी है, मेटल भी है और ऑक्सीजन भी है, वहां पर तुम्हें इस तरह से डिपोजिशन दिख रहा होगा लेड ऑक्साइड का, सॉरी आयरन ऑक्साइड का। तो ये कोरोजन है, ठीक है। तो कोरोजन में रिएक्शन देखो क्या क्या होता है कोरोजन में। तो यहाँ पे लिखा गया है कैथोड रिएक्शन O2 प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर है O2 प्लस H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, OH माइनस बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया कैथोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड पर आयरन गिव्स Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एनोड रिएक्शन, एक रिएक्शन ये हो गया, दूसरा रिएक्शन ये होगा। दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, Fe प्लस O2 प्लस ट्वाइस H2O गिव्स FeOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन पूरा है। ये कैथोड, ये एनोड, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है सरफेस के ऊपर, रस्टिंग हो रहा है, कोरोजन होगा। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है FeO2 may dehydrate to form its oxide FeO, which then further gets oxidized to Fe2O3, which is further dehydrate to form rust। तो आप देखो यहाँ पर जो FeOH होल ट्वाइस है डिहाइड्रेट होगा, Fe2O3 बना लेगा, और Fe2O3 मॉइस्चर के कॉन्टेंट में क्या बना लेगा, इसका हाइड्रेटेड फॉर्म Fe2O3 डॉट NH2O। मतलब यहाँ पे जो वाटर है, वाटर का अमाउंट फिक्स नहीं है, यहाँ पर N का वैल्यू यहाँ पर वेरिएबल होगा 1 2 3, N इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कुछ भी वैरी कर सकता है यहाँ पर। यही रस्ट था। तो जो रस्ट का फॉर्मूला का कोई पूछ देगा, है ना, ABCD 4 ऑप्शन दे देगा, ABCD विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रस्ट, लिख दिया वहाँ पर Fe2O3, ठीक है, फिर लिख दिया Fe2O3 डॉट H2O, फिर लिख दिया यहाँ पर Fe2O3 डॉट NH2O, फिर यहाँ पर लिख दिया, है ना, FeOH होल ट्वाइस, इस तरह लिख दिया। तो तुम्हें ऑप्शन टिक करना पड़ेगा 3 B एंड C। तो NH2 मतलब N का वैल्यू 1 भी हो सकता है, N का वैल्यू यहाँ पर N भी हो सकता है। तो ऑप्शन B होगा या C होगा, तो 2 करेक्ट ऑप्शन होगा, A और C नहीं होगा, क्योंकि वाटर यहाँ पे तो है ही नहीं, और C तो डिहाइड्रेट फॉर्म है, इसको पहले तुम डिहाइड्रेट करोगे तब ये रस्ट बनेगा, तो ये डिहाइड्रेट नहीं हुआ है। आगे लिखा हुआ कोरोजन को कैसे तुम अवॉइड करोगे। हम लोग गैल्वेनाइज करके कोरोजन को अवॉइड करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखा हुआ है कोरोजन ऑफ मेटल वीकनेस, कोरोजन ऑफ ए मेटल वीकनेस द मेटल वीकेंस करना चाहिए यहाँ पर, कोरोजन ऑफ ए मेटल वीकेंस द मेटल एंड हेंस अनडिजायरेबल। द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम कोरोजन। नंबर 1, अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव फिल्म सच एज मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जैसे मेटल है, मेटल पर तुमने एक फिल्म लगा दिया मेटल ऑक्साइड का, तो अब यहाँ पर कांटेक्ट मेटल का और ऑक्सीजन मॉइस्चर का कांटेक्ट ब्रेक हो गया, तो जो आयरन यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो तुमने देखा होगा जब आयरन के ऊपर रस्टिंग लग जाता है तो नीचे वाला जो आयरन है वो प्रोटेक्ट रहेगा, लेकिन जो सरफेस वाला आयरन है बस वही वहीं पर रस्टिंग होगा। जो इंटीरियर पोजिशन है आयरन का वहाँ पर रस्टिंग नहीं होता है। यस सर। हाँ, आगे देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्लेटिंग द मेटल with a more electropositive metal which does electrons in preference to the less electropositive metal, that is zinc is coated on steel। तो अगर तुम्हें आयरन के ऊपर जिंक लगा दिया तो जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है, तो आयरन ऑक्सीडाइज ना होकर जिंक ही ऑक्सीडाइज होगा पहले, ठीक है, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से तुमने प्लेटिंग कर दिया किसी मेटल को, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलोगे, ठीक है। आगे देखो सर, जिंक को ही क्यों करते हैं? दूसरा मेटल टीन में भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो जो आयरन कैसे यूज करेंगे, कौन सा लेना है, कोई फैक्टर जिस पे डिपेंड करे चीज?
नहीं देखो, यहाँ पर जनरली जो मेटल है, जितने भी मेटल हम लेते हैं, मेटल में हम लोग क्या यूज करते हैं, एक तुमने कॉपर ले लिया, दूसरा आयरन ले लिया, ठीक है। तो इससे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ले सकता है, इससे जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या मेटल है, वो क्या होता है, जिंक हो सकता है। तो जो जिंक है बेटा, जिंक का रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा इजीली चीपेस्ट होता है जिंक, है ना। अल्मीनियम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अल्मीनियम का गैल्वेनाइजेशन नहीं हो पाता है, अल्मीनियम के ऊपर एक फिल्म, प्रोटेक्टिव फिल्म आ जाता है, ठीक है। तो जो जिंक है, जिंक से गैल्वेनाइजेशन इजीली हो जाता है, इसलिए जिंक यूज करते हैं। अगर तुम देखा होगा, जो शिप होता है, जो शिप होता है बड़े बड़े, है ना, उसमें टिन का गैल्वेनाइजेशन किया था, टिन, क्योंकि जो जिंक है, जिंक एक बार टूट जाएगा यहाँ पर, लेकिन जो जिंक है, जो टिन है बेटा, टिन से गैल्वेनाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो जो आउटलेट थोड़ा कॉस्टली होता है जिंक से। तो जो शिप है वहाँ पर, तो यूज तुम्हें देखना पड़ेगा यूज क्या है, ठीक है। अगर हैवी ड्यूटी यूज करना है तुम्हें, तो वहाँ पर टिन का यूज करते हैं, नहीं तो जनरली हम लोग जिंक से काम चला लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, प्लेटिंग द मेटल विथ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। देखो, जिस मेटल को तुम्हें गैल्वेनाइज करना है, उससे मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल से तुम्हें। सर आवाज गई आपकी। हेलो तुषार सर की आवाज आ रही है? ना। जरूरी तुम जिंक से ही गैल्वेनाइज करो। यहाँ पर एग्जांपल देगा, फॉर एग्जांपल जिंक, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लिखा गया है यहाँ पर, बाय कनेक्टिंग द मेटल विथ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। तो ये 3 मेथड है। इसके अलावा भी तुम मेथड जानते हो, जैसे तुम ऑयलिंग कर दो, जो मेटल है, मेटल के ऊपर तुम ऑयल पोत दो, यहाँ पर ऑयल लगा दो, है ना, तो भी क्या होगा, यस तो ऑयल सर। पोतने से क्या होगा कि जो मेटल है, मेटल और एयर का कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, तो रस्टिंग नहीं होगा। या फिर इसको ड्राई कर दो, उसको पोंछ कर रखो वहां पर, या फिर जहाँ तुम मेटल रख रहे हो वहां पर तुम सिलिका जेल रख दो, ताकि जितना भी मॉइस्चर उस एरिया में है, उस रूम में है, वो सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर दे, पूरा का पूरा ड्राई हो। तो तुमने देखा होगा जो रस्टिंग होता है, रस्टिंग बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा होता है। तवा, घर में तवा देखा होगा तुमने, है ना। यस तवा के सर। ऊपर जो रस्टिंग होता है बहुत तेजी से होगा। कब होता है बेटा, ठंड में नहीं होता है, गर्मी में बहुत कम होगा, लेकिन बारिश के मौसम में तुरंत हो जाता है। तो उसका क्या करते हैं, ऑयल पोत कर, ऑयल, हाँ, मॉइस्चर। तो ऑयल लगाकर रखते हैं, तो वहां पर रस्टिंग नहीं हो पाता है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये एनसीईआरटी में पूरा दिया गया है, मैंने कुछ नया यहाँ पर नहीं बताया, एनसीईआरटी में पूरा है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन ओके आया था सर। कि व्हाई इज जिंक कोटेड ऑन आयरन टू प्रिवेंट रस्ट। ऑप्शंस थे कि जिंक इज लाइटर देन आयरन, आयरन इज हैवियर देन जिंक, ऐसे करके ऑप्शंस थे, तो समझ नहीं आया था क्या करना है तो इसमें। देख लेते हैं, अब इसी बात हम क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। ओके तो सर। क्वेश्चन देख लेते सर, हैं। सर डीपीपी का भी डाउट था मेरा, आयरन इससे रिलेटेड, रस्टिंग से रिलेटेड ठीक क्वेश्चन है, नंबर था एक। एक मिनट, मैं डीपीपी का जो क्वेश्चन है उसको ओपन कर रहा हूँ। डीपीपी, जितने भी डीपीपी मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। सर बी पार्ट है डीपीपी का, बी पार्ट। डीपीपी पहले ओपन करने दो बेटा, देख लो कौन सा डीपीपी है। सर चैप्टर हो गया खत्म? चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब तुम लोगों का फेस टेस्ट होगा, पता है ना, यस फेस सर। टेस्ट है फ्राइडे को। नहीं सर, अभी तो नहीं बताया। तो नेक्स्ट वीक तुम लोगों का फेस टेस्ट है, याद रखो। और इस फेस टेस्ट में ओके पूरा सर। पूछा जाएगा, जहाँ तक पढ़ाया गया आएगा। ओके सर। ओके सर। कौन सा ये डीपीपी है, फ्यूल से वाला है, एंड दिस वन, ठीक है। तो 2 डीपीपी रह गया था ना डिस्कस करने के लिए, शायद ये तुम्हारा। यस सर। तो इसमें किस क्वेश्चन में डाउट है बेटा, जो लास्ट डीपीपी दिया गया था, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9। सर ये तो सी पार्ट है शायद, सी पार्ट। सर बी क्वेश्चन पार्ट नंबर में 9, भी है। ये क्वेश्चन है। नहीं सर, नहीं सर। हाँ, सर इससे पिछले वाली डीपीपी में है। अच्छा, इससे पिछला डीपीपी है, क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला डीपीपी। यस सर। ओके, देखते हैं क्या है लिखा है इस डीपीपी में।
ओके, तो डिवीजन देखते हैं बेटा क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस गिवन बिलो। तो यहाँ पर कुछ सेल रिएक्शन दिया गया, हाफ सेल दिया गया है। द ई नॉट ऑफ द रिडॉक्स पेयर इन लिस्ट 1 with the value given in list 2 and select the correct answer using code given below। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इससे तो हो जाना चाहिए ना। यहाँ पर जो पहला देख लेते हैं, यहाँ पर पी वाला शायद 1 2 करने से आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो पी 2 कर लेते हैं, पी देख लेते हैं यहाँ पर पी। तो पी का या तो 4 होगा तो मालूम जाएगा। 4 अगर आ गया पी का तो ए पार्ट होगा। अगर पी का यहाँ पर आ गया थर्ड, या फिर थर्ड अगर आ गया तो 2 पार्ट, 1 2 पार्ट और चेक करना होगा। ठीक है, हम लोग ऐसा क्यू चेक कर लेते हैं ना, क्यू। तो क्यू चेक कर लेते हैं, क्यू चेक करने मालूम जाएगा। ठीक है, क्यू चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो एक चेक करना क्यू। तो यहाँ पर पूछ रहा है बेटा ई नॉट ऑफ 4H2O 4H प्लस 4OH माइनस। तो इसका ई नॉट तुम्हें निकालना है ना। तो ये तो अजीब सा दिया गया साथ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ से आ गया? सर एरो बना होगा यहाँ पर, तो मैं करेक्ट करता हूँ। वो एरो को क्वेश्चन मार्क बना दिया है ना। तो ई नॉट ऑफ 4H2O गिव्स 4H प्लस 4OH माइनस। ये तुम्हारा सेल रिएक्शन है। ये सेल तुम्हें बनाना है। तो अब देखो इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? एनोड और कैथोड चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा तुम्हें? ये तुम्हारा है ई नॉट H2H प्लस यहाँ पर है। तो ये तुम्हारा ये हो गया यहाँ पर। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। एक रिएक्शन ये हो जाएगा तुम्हारा। इसको ये हो गया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा O2 प्लस H2O, इसी का जस्ट रिवर्स है क्या? ये दूसरा है ये O2 प्लस H2O। यहाँ पर तुम्हें H प्लस मिलेगा। इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ पर वाटर लिया है तो O2 प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के 4OH माइनस। और यहाँ पर क्या है? O2 प्लस H प्लस, एसिड यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर OH माइनस मिल रहा है, यहाँ पर H2O मिल रहा है। तो अब और एक रिएक्शन लिख देते हैं बेटा। यहाँ पर तुम लिखोगे H2 गिव्स ट्वाइस H प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ई नॉट तुम्हें मालूम है, ई नॉट 0 होता है इसका। ठीक है, तो इसको कंबाइन करके एक सेल तुम्हें बनाना है OH माइनस वाला, जहाँ पर OH माइनस मिल रहा है। +2 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए? +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक ये हो गया। और कोई रिएक्शन तो यहाँ दिख नहीं रहा है ना। O2 प्लस H प्लस, O2 प्लस H2O, तो सेल सही दिया गया है, यहाँ पर भी सही लिखा गया है। और जो तुम्हारा रिएक्शन दिया गया है यहाँ पर दिया गया H2O। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब क्या करना है तुम्हें ये रिएक्शन बनाना। 4H2O गिव्स 4H प्लस 4OH माइनस। ठीक है, ये वाला रिएक्शन तुम्हें बनाना है यहाँ पर। तो 4H2O मतलब H2O यहाँ से मिलेगा तुम्हें। इस रिएक्शन को डबल करके इसका रिवर्स कर दोगे। 4H2O, इस साइड क्या मिलेगा? 4H2O गिव्स O2। सर हाँ सर, जो 1.23 वाला रिएक्शन है उसको रिवर्स करके ऊपर वाले में ऐड कर देंगे ना सीधा। सीधे से यहीं से आ जा रहा है क्या? ठीक है, ये तो यहीं पे डायरेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर है ना। तो इसको तुम डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स करके ऊपर वाले में ऐड कर दो, है नहीं बोल रहे हो? सर 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही रिवर्स करके बस रिवर्स करना है, बस रिवर्स करना है। तो H2 कैसे आएगा? यहाँ पर 2H2 से 2H2 कैंसिल नहीं हो जाएगा? नहीं सर, रिवर्स करेंगे ना पहले, फिर ऐड करेंगे। अच्छा, रिवर्स करके ऐड करोगे तो 4H2 हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स करके ऐड करोगे तो ई नॉट यहाँ पे क्या होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। इसका जो ई नॉट होगा हो जाएगा
1.23 हो जाएगा, है ना। इसका तुमने जस्ट ऐड किया तो कितना होगा, 0.40। यस सर। ठीक है, तो ये ई नॉट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ई नॉट सेल तुम्हें बनाना है, तो यहाँ तुमने ऐड किया तो इसका डेल्टा जी निकाल लो। तो डेल्टा जी थ्री Yes, तुमने sir. ऐड किया, तो इससे नहीं आ रहा बेटा, डेल्टा जी थ्री नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा सर आ गया। जी टू नॉट। आ जाएगा, ये करना होगा, कुछ करना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से करोगे आ जाएगा। तो ये ई नॉट दिया गया है, इसका तुम डेल्टा जी वन नॉट बनाओगे और फिर इसका तुम डेल्टा जी टू नॉट बनाओगे, डेल्टा जी थ्री नॉट से आ जाएगा। आंसर यहाँ पर डी पार्ट दिया गया, तो आंसर डी पार्ट नहीं आ रहा है, आगे सर आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन मार्क समझ नहीं आ रहा था ना। ठीक है, और सर एक सेकंड बता रहा हूँ। 10 क्वेश्चन नंबर 10 कौन सी डीपीपी है, बी? यस हाँ सर, ये मेरा भी डाउट है। इसमें क्या है, ये तो क्लियर नहीं आ रहा है कुछ। इसी तरह तुम लोगों का भी आ रहा है क्या? सर कई बार क्लियर आता है, कई बार ऐसे आता है, टेस्ट में भी हो जाता है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। 10 ओके, ये 10 है ना। ठीक है। यस सर। तो इसमें दिया गया है फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 केल्विन each cell is equal to this, given that this, what is the value of x? तो यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा, मैं सेल को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। दो बार हो गया। ठीक है, ऐसे मैं हटा देता हूँ। M4 प्लस प्लेटिनम हटा दो इसको। एज देख लेता हूँ मैं, कभी नहीं हो रहा वहाँ से, है ना। तो यहाँ दिया गया प्लेटिनम H2 to H2 प्लस H प्लस सॉल्ट ब्रिज M4 प्लस एक्वस M2 प्लस एक्वस प्लेटिनम, यहाँ पर भी प्लेटिनम है। ठीक है, तो ये बैटरी दिया गया है। तो ई सेल दिया गया है, ई सेल दिस एंड ई नॉट सेल इज दिस। तो अब देखो यहाँ पर जो पहला है, तो ये तो ऐसे गैस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, और दूसरा तुम्हारा है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो ये सेकंड जो है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है। पहले सेल को बनाएंगे हम लोग। सेल को बनाओगे H2, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, H2 गिव्स ट्वाइस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में क्या होगा, रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होके 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स M2 प्लस। दोनों को ऐड कर दोगे तो मिलेगा H2 प्लस M4 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जा रहा है, ट्वाइस H प्लस M2 प्लस। ये सेल रिएक्शन है। तो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से बनाओगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन का यहाँ पर 2 है, 2 रख दे रहा हूँ, लॉग ऑफ concentration of H plus square concentration of M2 plus divide by partial pressure of H2 and concentration of M4 plus। ठीक है, ये दिया गया है। तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया उसका यूज कर लेते हैं। तो following cell at 298 Kelvin, each cell is equal to 0.092 when M2 plus M4 plus equals equal to 10 power x।
तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये क्यों दिया गया है, सर क्योंकि आप H+ की कंसंट्रेशन भी दे रखी है। H+ का, लेकिन M2+ और M का कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है ना, जो दिया गया उसको ये रख लेते हैं यहाँ पर। तो ई सेल दिया गया है, ई सेल दिया गया है 0.092, दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल दिया गया है यहाँ पर, ई नॉट सेल दिया गया M2+ M का दिया गया है ना। तो ये M2+, तो ये तो पहला वाला तो हाइड्रोजन है, इसका 0 हो जाएगा, है ना। तो M2+, N4+ टू M2+ कितना होगा यहाँ पर, M4+ टू M2+, तो जो है डायरेक्ट हो जाएगा ई सेल। सो ई सेल इज इक्वल टू 0.151 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2। सर इसे जी वाले से नहीं निकालेंगे, जी वाले से किया तुमने? सेल को? हाँ, उसी से निकाला मैंने अभी को, क्योंकि फर्स्ट वाला 0 है, सेकंड वाले जब ऐड करो तो वही आ जाएगा। अच्छा, जी भी 0 होगा। हाँ, तो H+ का जी यहाँ पर 0 है नॉट सेल, तो NF क्या होगा, 0 ही तो होगा ये ना फर्स्ट का। ओके सर, ओके। 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ कंसंट्रेशन 1 दिया गया है, तो यहाँ बचेगा M2+ डिवाइड बाई, पार्शियल प्रेशर भी 1 है सर, अब तो हो जाएगा फिर। अब हो जाएगा। किसी और ने भी पूछा था, हो जाएगा बेटा तुम्हारा भी कंसंट्रेशन ऑफ M4+। तो डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर क्यों रखा हमने? क्योंकि हाइड्रोजन का एक्टिव मास क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होता है ना, कोई गैस है तो गैस का एक्टिव मास उसका पार्शियल प्रेशर होता है, मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में ही ना। सर लेकिन एक क्वेश्चन में PO2 गिवन है, मैं वो क्वेश्चन हाँ, तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यूज करोगे सर उसमें, लेकिन उसको यूज करके जो निकाला है वो आंसर गलत शो कर रहा है। पार्शियल प्रेशर यूज करके आंसर निकाला तुमने? यस सर। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सर एक सेकंड में देख के बता देता हूँ आपको। ये हो जाए, पहले बताओ ये हो जाएगा कि नहीं, तो मैं इसको हो जाएगा close कर सर। दूं। हो जाएगा ना, बाकी सबका भी ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से तुम्हें मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ M2+ डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ M4+, ये रेशियो तुम्हें चाहिए, ठीक है। एंड दिस रेशियो इज 10 रेज़ टू द पावर x, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल आएगा, ठीक है। तो डी पार्ट है यहाँ पर, x का वैल्यू यहाँ पर आएगा 2। और कोई क्वेश्चन? सर ये वाली DPP का एक बार 16 ओपन करना। ये समझ में आया बेटा, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, इसमें डाउट है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 है O2 वाला, क्वेश्चन नंबर 11 O2 वाला। पहले मैं 11 कर देता हूँ, उसके बाद 16 में आता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। ओके सर। ये तो अजीब सा बना हुआ है यहाँ पर, इसको रिफ्रेश दोबारा रिफ्रेश। हाँ, यहाँ देखो बेटा, दिया गया है, यहाँ पर भी तो दिया गया है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर 0.1। सर ये रख के अगर निकाला ना मैंने, तो आंसर आया मेरा 1.47, लेकिन करेक्ट आंसर आ रहा है 1.57। और जब मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया ना, PV = nRT से P/nRT = कंसंट्रेशन, उससे कंसंट्रेशन निकाल के करा तो 1.57 आ गया। मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, Fe+O2 gives 4H+, Fe equals this. At Fe2+ is equal to 10.3 molar, partial pressure of O2 is equal to 0.1 atm and pH equal to 3. The self potential pH यहाँ पर 3 दिया गया है, pH। तो यहाँ से तुम्हें क्या निकालना, कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ is equal to 10 raised to the power -3, ये होगा, ठीक है। यस सर। तो H+ निकाल लिया, तो सेल लिख दे रहे हैं यहाँ पर। सो E सेल, ये तुम्हें निकालना है, सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई NF, अरे N यहाँ पर होगा, F नहीं होगा, F मैं लगा दे रहा हूँ, डिवाइड बाई N लॉग ऑफ आयरन का सॉलिड बेटा 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड यहाँ भी आएगा, वाटर का भी 0 होगा,
तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस स्क्वायर डिवाइड बाई concentration of H plus power 4 multiplied by partial pressure of O2 power 1। ठीक है, तो अब इसमें जो वैल्यू है वैल्यू को रखकर देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। तो ई सेल ई नॉट सेल यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेटर दिया गया। ई नॉट सेल इक्वल टू 1.67 माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन का वैल्यू यहाँ क्या होगा। एन का वैल्यू यहाँ पर आई थिंक 224 होगा। एन का वैल्यू 4। यस सर। log of Fe2 प्लस, तो आयरन का कंजर्वेशन दिया गया 10 पावर -3 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 पावर -3 पावर 4 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 0.1 इज इक्वल टू 1.67 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 4। तो 10 -3, तो ये कितना हो जा रहा है ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 10 पावर -6 प्लस 12 प्लस 1, ये होगा ना। यस सर। हाँ, तो इसको मैंने कर दिया। तो आगे देखो 1.67 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये हो जाएगा 7 सॉल्व होने के बाद। तो नीचे लिख लेते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो जब 1.67 माइनस 0.059 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 4, 1.57 तो आ रहा है बेटा आंसर। सर मेरा नहीं आ रहा था बेटा, तुमने इसी तरह किया होगा तो आएगा। सर, इसी तरह किया था, लेकिन शायद मैंने वहाँ 17 लिख दिया था। हाँ, तो कैलकुलेशन एरर होगा, तो सही आ रहा है आंसर। सर हाँ, सर इसको PVNRT से करेंगे तो भी यही आएगा? नहीं, गलत आएगा, क्योंकि गैस है ना, तो गैस का जो एक्टिव मास होता है उसका पार्शियल प्रेशर होता है। तो प्रेशर यहाँ रखोगे तुम। तो सर हम हर बार ऐसे ही रखेंगे ना? बिल्कुल डायरेक्ट इस तरह करना है हर बार। तो सर पिछले क्वेश्चन में क्यों दे रखी थी फिर हमें RT वाली वैल्यू? नहीं, वहां पर बेटा जो गैस था, इसलिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ 10 था। तो वो तो बेटा जो PV इक्वल टू NRT, उसके लिए RT नहीं दिया गया था। ये तुम्हारा नस्ट क्वेश्चन था। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF लॉग ऑफ Q। Q इक्वल टू यहाँ पर रखे हो तुमने, यहाँ पर Q, ये RT बाई NF का वैल्यू दिया गया है ये। ओके सर, ओके 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 सर। और कोई क्वेश्चन? सर 16 13 देख लो, बार बार क्यों हो जा रहा है ऐसा। देख लो। The EMF of the cell zinc 2 plus this, then the value of equilibrium constant। तो तुम्हें यहाँ पर E नॉट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है द EMF ऑफ सेल, EMF दिया गया है 0.2905 इज इक्वल टू E नॉट सेल, ठीक है, इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.09, ठीक है, 59 डिवाइड बाई n लॉग ऑफ Q लिखोगे यहाँ पर। Q का वैल्यू निकाल लोगे बेटा, Q का वैल्यू यहाँ पर रखोगे सेल से। मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ दिया गया जिंक 2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Fe2 प्लस Fe। 10 की पावर -1। तो यहाँ पर आंसर, यहाँ पर बी पार्ट दिया गया है, बी पार्ट आंसर आना चाहिए। नहीं सर, Q बता रहा हूँ। Q केवल यहाँ रख दोगे आंसर आ जाएगा। ई नॉट वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो सब कुछ तो दिया गया है यहाँ पर, केवल ई नॉट निकालना है। ये सेल दिया गया है यहाँ पर, है ना, तो ई नॉट निकाल लोगे। तो ई नॉट निकालते क्या मिलेगा, तो डेल्टा जी नॉट मिलेगा। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट, ठीक है। डेल्टा जी नॉट मिल गया तुम्हें। तो अब Q कैसे निकालोगे, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू
है ना, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस, यहाँ पर ई दिया है तो ई, तो अगर 10 के फॉर्म से लिखना है तो 10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। और अगर 10 के पावर में लिखना है तो यहाँ पर के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाई 2.303 इंटू आर टी। तो डेल्टा जी नॉट तुम्हें निकालना होगा, जी नॉट के तुम्हें ई नॉट निकालना पड़ेगा, ई नॉट यहाँ से आ जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, हो जाएगा बेटा, जिसने पूछा हो जाएगा या करना होगा मुझे? हो जाएगा सर, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 चले, क्वेश्चन नंबर 16 सर Yes, 14 sir. सर 14 सर 14 14, चलो 14 देख लेते हैं। 14 बस इसमें आया था बेटा तुम्हारा क्वेश्चन, अभी पेंडिंग है। सर इसमें वेलोसिटी वाला कब बताया आपने? देख लेते हैं क्या वेलोसिटी है यहाँ पर। ये तो मैंने बताया था बेटा सॉल्ट ब्रिज में, सॉल्ट ब्रिज मैंने बताया था, सॉल्ट ब्रिज में कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो जो सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज में हम लोग उसी सॉल्ट को यूज करते हैं जिसमें कटायन और अनायन, कटायन को मैं ए ले रहा हूँ, ए प्लस बी माइनस, दोनों का रिलेटिव माइग्रेशन सेम हो, जो आयनिक मोबिलिटी है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस रेट से ए माइग्रेट कर रहा है उसी रेट से बी को माइग्रेट करना होगा, तभी उसका जो है रिलेटिव डिफ्यूजन रेट सेम होगा। ठीक है, Yes, sir. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब है माइग्रेशन मोबिलिटी, मतलब माइग्रेट कर रहा है, तो इसको अलग अलग टर्म यहाँ दिया गया। वेलोसिटी मतलब अभी मतलब यहाँ वेलोसिटी दिया है तो हम वेलोसिटी हमने पढ़ा नहीं, स्पीड पढ़ा है, हम लोग करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी, मोबिलिटी, स्पीड ये सब सेम ही वर्ड है, आज मैंने इसको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो K प्लस है, Okay, K sir. प्लस और नाइट्रेट आयन दोनों का आयनिक मोबिलिटी सेम होता है, दोनों का आयनिक वेलोसिटी सेम होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 12 वो तो बताया था अभी, का आंसर क्या है, एक बार रिपीट कर दीजिए। 12 नहीं बताया था मैंने, ए पार्ट ये पार्ट है, ये पार्ट नहीं आ रहा बेटा, सर पता नहीं 84 आ रहा था। आ जाएगा यहाँ पर, द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस डेल्टा जी नॉट ऑफ नेट रिएक्शन, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे, डेल्टा जी नॉट तुम्हें करना होगा, एनएफटी करोगे, यहाँ पर आ जाएगा। सर दोनों को ऐड करके नहीं आ रहा। नहीं ऐड नहीं करना होगा यहाँ पर, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब यहाँ फॉर्मूला लगेगा ना, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन बोला है यहाँ पर, है ना, तो किसका, आयरन का रस्टिंग कराना है, तो आयरन जो है आयरन 2+ बनना होगा यहाँ पर, तो सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करना होगा। ठीक है, तब आएगा तुम्हारा, सेकंड को रिवर्स कर दिया। तो अभी रस्टिंग का मैंने बताया, क्वेश्चन जो है रस्टिंग वाला मैंने लिखवा दिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन में कौन सा Yes, रिएक्शन होता है। सर रिवर्स करने के बाद डेल्टा जी नॉट वाले से निकालेंगे। बिल्कुल, फर्स्ट सेकंड को रिवर्स करोगे तो फर्स्ट वाले को ऐड करना पड़ेगा, सेकंड तुमने रिवर्स कर दिया, मतलब क्या हुआ, सेकंड वाला जो हो जाएगा 0.44 वोल्ट। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया E2। ठीक है, E2 नॉट लिख दिया, E1 नॉट क्या होगा यहाँ पर, E1 नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1.23 प्लस 1.23 1.23 वोल्ट। ठीक है, तो E नॉट तुमने दोनों निकाल लिया, तो अब यहाँ पर ऐड कर दो, ऐड करने पर नहीं आ रहा है यहाँ पर, देखो ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, वहाँ पर देखो डेल्टा जी नॉट निकालोगे, तो मैं ऐड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 4 + 3 7 6 1.67, तो यहाँ पर NF से मल्टीप्लाई कर दोगे, N मल्टीप्लाइड बाई F, तो NF E नॉट, तो यहाँ से जाएगा डेल्टा जी नॉट, जूल में आ जाएगा। तो N का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, N का वैल्यू ओवरऑल 2 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 96500 मल्टीप्लाई 1.67। ठीक है, तो 322 322 आ रहे हैं यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाइड बाई यस सर 96500 मल्टीप्लाइड बाई 1.67, माइनस का तो गड़बड़ आ रहा है, 322 किलो जूल पर मोल। अच्छा, ये पार्ट तो आ गया, यही पार्ट तो आंसर है, यही तो है सर, यही ठीक आ गया देखो आंसर। 100 किलो जो जूल में आया है, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 16।
सेशन मैंने कई बार ओपन किया, सेशन का मैं बता ही दूंगा, ठीक है। 16 तो हो गया सर। किसी ने पूछा था, मैं दोबारा देख लेता हूँ, तुम बता देना, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता तो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, if the standard reduction potential of iodine is this, what is the standard reduction potential of Fe3+ to Fe2+? इसमें क्या प्रॉब्लम बेटा? सर ये आयोडीन बिकमिंग आयोडीन क्या है? तो यहाँ पर दिया गया है आयोडीन बिकमिंग आयोडाइड। आयोडीन क्या होता है? I2 होता है। I2 क्या अच्छा, बन रहा है यहाँ आयोडाइड। पर? आयोडाइड बन रहा है। 2I नेगेटिव। अब इसको बैलेंस कर दो, तो ये हाफ ऑपरेशन ये दिया गया है, दूसरा ऑपरेशन ऊपर दिया गया है, ठीक है। कर लोगे ना, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+। इसका स्टैंडर्ड इसमें ई नॉट पूछ रहा है, ई नॉट इसका क्या होगा? कर दूं ये, क्या कर लोगे? बता दूं मैं? सर एक बार बता दो। चलो देख लो यहाँ पर। तो ऊपर जो रेशन दिया गया है ट्वाइस Fe3+ प्लस ट्वाइस I माइनस गिव्स ट्वाइस Fe2+ प्लस I माइनस, ठीक है। और सर I2 I माइनस दिया गया यहाँ पर इनिशियली, यहाँ पर I2 दिया गया, ठीक है। I2 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इज, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 × 10⁸ दिया गया है। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट निकाल लोगे, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है तो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेशन का डेल्टा जी नॉट दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ जो फर्स्ट स्टेशन Yes, इसमें हो sir. क्या रहा है, यहाँ पर Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा है? सर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, दोनों का जी को इससे ऐड करके कंपेयर कर देंगे ना। बिल्कुल। हाँ। ओके सर हो जाएगा। दूसरा रेशन दिया गया है यहाँ पर I माइनस I2, तो यहाँ पर फर्स्ट का है, यहाँ पर E1 नॉट, इसको E2 नॉट मान लोगे, दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, E3 नॉट आएगा। E3 नॉट दिया गया यहाँ पर, E1 नॉट भी दिया गया है, तो ये निकालना है तुम्हें। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17, क्वेश्चन नंबर 17। सर ध्रुव का। On the basis of E naught, the strongest oxidizing agent, ये कर लिया था ना या फिर नोट करना है इसको? हो गया सर, हो गया। On the basis of following E naught value, the strongest oxidizing agent, तो strongest oxidizing agent क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इजीली रिड्यूस हो जाए, है ना, जो जितना तेजी से रिड्यूस होगा, इसका मतलब तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मैंने बताया था। यस सर। तो तुम सबका रिडक्शन पोटेंशियल देख लो 1 by 1, है ना। तो जो ए पार्ट है फर्स्ट वाला, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, दिया गया है यहाँ पर -0. तो यहाँ पर दिया गया है FeCN6 इसका बाकी रिडक्शन दोनों का पॉजिटिव हो जाएगा। -35, और Fe2+ का है, Fe2+ कहाँ गया, ये रहा सर -0.77। -0.77, ठीक है। Fe3+ से क्या होगा, Fe3+ का होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा 0.77, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा +0.35, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, देखो यहाँ पर, ये तो माइनस में सबसे कम होगा दोनों, ये देखो प्लस में ये दोनों हुआ, इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, सी वाला, जिसका E नॉट वैल्यू जाता है। Fe2+ का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? ये सब अगर कुछ नहीं दिया है, मतलब रिडक्शन SRP होता है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने पहले बताया। रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ पर, Fe2+ वाली। Fe4- टू गिव्स Fe3-, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर SRP वैल्यू लिखा नहीं है, उसे इन सबका SRP दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर करना चाहिए रिडक्शन वैल्यू, ठीक है, SRP नहीं लिखा गया है यहाँ पर, इन सबका उसे एग्जाम में क्लियर करके दिया रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
वहाँ पे लिखा रहेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऊपर दिया गया कि नहीं? ऊपर नहीं लिखा गया है, ऊपर लिखा सर रहेगा, इस मेंशन इस किया वजह रहेगा। से ही मैंने Fe2+ लगाया था। नहीं, ठीक है। सर अगर ना दे रखा हो तो फिर हम रिडक्शन लेके ही चले, ऐसे क्वेश्चन में भी चाहे रिएक्शन में कुछ भी हो रहा हो। नहीं, अगर रिएक्शन स्ट्रेस दिया गया तो उसको मानोगे ना, मान लो दिया गया ई नॉट ऑफ Fe2+2 Fe3+, उसको क्या मानोगे? मान लो यहाँ पे दिया गया अच्छा। -0.23 दिया गया है, इसको तुम वही मानो जो दिया गया है बेटा, है ना, जब तक मेंशन ना करे। तो जनरली मेंशन करता है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ये तो क्वेश्चन तो आईटी का क्वेश्चन नहीं है ना, यहाँ तो उठाया गया है बुक से। ओके सर, ओके सर क्वेश्चन 19 भी गड़बड़ है। सर, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसमें सर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या प्रॉब्लम बेटा? सर इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसने ये नहीं बताया कि कौन सा ऑक्सीडेशन का बताना है, रिडक्शन का बताना है। अच्छा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो अब इसमें ऑप्शंस तो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ऑप्शन दिया गया है, सी भी दिया गया है, दोनों दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गड़बड़ है, इसमें बोलना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ओके सर। जनरली हम लोग डिफॉल्ट में रिडक्शन पोटेंशियल रखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज बहुत कम होता है, तो याद रखो जब तक ना पूछे तब तक हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही ध्यान में रखेंगे, और ऑप्शन भी देखना पड़ता है कहीं कहीं पर। लेकिन अगर आईटी का क्वेश्चन है तो उसमें पूरा क्लियर किया रहा है, जितने भी आईटी क्वेश्चन तुम करोगे वहाँ पूरा पूरा मेंशन किया रहा है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता वहाँ पर। अगर कोई सर क्वेश्चन एक डाउट है सर चैप्टर का ही। पूछो। सर इसमें जो फॉर्मूला बताया था आपने, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, हाँ, इसको सर आपने 2-3 स्टेप में ऊपर से प्रूव किया था ना सर, वो समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, देख लो दोबारा यहाँ पर। देखो जो ई सेल होता है, ई नॉट सेल होता है ना, ई नॉट सेल इज द सम ऑफ रिलेटिव एबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। सम ऑफ रिलेटिव एबिलिटी टू एनोड टू गेट ऑक्सीडाइज, एनोड पर क्या होगा बेटा? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड टू गेट रिड्यूस। इन दोनों का जो रिलेटिव एबिलिटी उसको ऐड कर दो, तो ये तुम्हारा होता है सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो अब देखो जो एनोड है, एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ई नॉट ऑक्सीडेशन एट एनोड, तो मैं यहाँ पर एनोड लिख दे रहा हूँ, प्लस ई नॉट कैथोड पर क्या होगा बेटा? रिडक्शन होगा, यस सर, रिडक्शन एट कैथोड, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है ई नॉट सेल, इसी का हम लोग इस समय यूज कर रहे हैं। अब लेकिन तुम एनसीईआरटी में देखोगे कि यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला नहीं दिया गया, वहाँ कुछ माइनस साइन आया हुआ है। तो तुम्हें मालूम है कि अगर ई नॉट रेट तुम्हें निकालना है तो क्या होगा? ई नॉट और तो दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ई नॉट रेट दिया रहता है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहता है, उसे तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो। तो एनोड का अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है तो माइनस लगा दोगे तो क्या होगा? माइनस लगाने पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसलिए माइनस लगा दो। तो अब ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी रिडक्शन है, यहाँ पर भी रिडक्शन है, तो रिडक्शन को तुम ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। सो ई नॉट सेल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया है। सर अगर स्टैंडर्ड ना हो तो ई नॉट की जगह ई आ जाएगा? नहीं, ई नॉट, ये ई नॉट के लिए है ना बेटा, इस सेल के लिए तुम निकालोगे वहां पर, ये स्टैंडर्ड के लिए है? ये स्टैंडर्ड के लिए है। हाँ, आप उसे उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन वहां पर अगर तुम्हें नस्ट इक्वेशन मालूम है तो नस्ट इक्वेशन का यूज करोगे। वैसे तुम ये भी लगा सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो यहाँ पर भी तुम्हें ई कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका भी दोनों का ई कैलकुलेट करके यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नेक्स्ट डीपीपीसी पर, डीपीपीसी में कोई डाउट है? नो सर। इस डीपीपी में किसी कोई डाउट नहीं होगा ना? सर 15th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15,
हाँ इसमें नन ऑफ दीज की जगह ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था ना। ओके, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि एक्स का वैल्यू कुछ भी वेरी कर सकता है यहाँ पर, है ना। और जनरली हम लोग एक्स, अब क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में तुम्हें ये वाला दिया गया है, एनसीईआरटी में यहाँ पर एन दिया गया, तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर ले लिया सी पार्ट। वैसे होना चाहिए ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी सबका है। लेकिन मोस्ट कन्वीनियंट हम लोग यहाँ पे क्या देखें, अगर तुम्हें मोस्ट एक्यूरेट देखना है, तुम्हें सी पार्ट देखना होगा, तो सी पार्ट यहाँ पर आंसर दिया गया है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया गया है लेमडा ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड आर दिस रिस्पेक्टिवली लेमडा माइनस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अमोनियम फर्स्ट टू का प्लस करके लास्ट वाले में से माइनस कर दो। हाँ तो ठीक तो है बेटा, ये तो नहीं आ रहा है। अमोनियम क्लोराइड का दिया गया है, NH4Cl का दिया गया है, NaOH का दिया गया है, NaCl का दिया गया है, इस सबका लेमडा दिया गया, लेमडा लेमडा लेमडा, ठीक है। वेल, तो यहाँ पर देखोगे तो अमोनियम क्लोराइड Cl माइनस, तो तुम्हें चाहिए क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए NH4OH, इन दोनों का अमोनियम भी चाहिए, OH माइनस, इन दोनों को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, NaCl सब्ट्रैक्ट 1 + 2 करोगे, तुम्हें Cl नहीं चाहिए, Na नहीं चाहिए, तो NaCl को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 को माइनस कर दो, तो आ जाएगा। 1 और 2 को ऐड करो, 3rd को सब्ट्रैक्ट करो। ये पार्ट आ गया। यस सर। और कोई डाउट किसी को? नो सर। सर अगर हमें बहुत सारे ऑप्शंस में कंपाउंड्स दिए हुए हो तो उनकी कंडक्टिविटी को कैसे कंपेयर करना होता है? अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पर ढेर सारे कंपाउंड दिए गए हैं, एक दिया गया है यहाँ पर, दिया गया है, अब देखो कंपाउंड इस तरह से नहीं दिया रहेगा, उसमें कुछ लॉजिक रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है H+, ठीक है, तो याद रखो H+ का कंडक्टिविटी सबसे हाई होगा, ठीक है, क्योंकि इसका आयनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, आयनिक मोबिलिटी हाईएस्ट होता है, आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। ये तो पहले नंबर तुम ये ध्यान में रखो कि H+ का बहुत ज्यादा होगा। नंबर 2, जितना स्मॉल कटायन होगा, स्मॉल कटायन और अनायन, है ना, स्मॉल कटायन और अनायन क्या होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो इसका आयनिक मोबिलिटी लो होगा, लो आयनिक मोबिलिटी। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, अगर मान लो कटायन और अनायन बिगर साइज का है तो आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, हाई होगा, है ना, लार्ज। सर उल्टा नहीं हो गया? नहीं, सही लिखा, लार्ज कटायन और अनायन, इसका आयनिक मोबिलिटी हाई होगा, हाई आयनिक मोबिलिटी। अच्छा ओके। देखो होता क्या है, पहले तो H+ रूल नंबर 1 जो N+ सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन तभी ये रूल को वायलेट कर रहा है। यहाँ पर जो रूल है बेटा, रूल में क्या है, जो H+ स्मॉलेस्ट है इसका आयनिक मोबिलिटी बहुत कम होना चाहिए H+ का, लेकिन हो क्या रहा है, आयनिक मोबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। पहले तो ये रूल है, H+ का आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगा। दूसरा क्या है, अगर स्मॉलर साइज है तो आयनिक मोबिलिटी कम है, क्योंकि उसका हाइड्रेशन हो जाएगा। जो तुम्हारा कटायन है, मान लो तुमने लिथियम लिया, लिथियम आयन ले लिया, पोटेशियम आयन ले लिया, तो लिथियम आयन का साइज बड़ा होगा, पोटेशियम आयन का साइज छोटा होगा, आयनिक साइज पे बोल रहा हूँ, आयनिक साइज छोटा होगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर तुम गैसियस स्टेट में देखोगे तो गैसियस स्टेट में ये होता है, ठीक है सर, लिथियम का छोटा होगा, पोटेशियम का बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, तो ये गैसियस स्टेट में होगा। लेकिन अगर तुम एक्वस स्टेट की बात करोगे, एक्वस स्टेट में इसका उल्टा हो जाएगा, लिथियम का साइज बड़ा उल्टा हो जाएगा और पोटेशियम का छोटा हो जाएगा, है ना। तो आयनिक मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा बेटा, पोटेशियम का, लिथियम का आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है चीजें। ओके सर। हाँ, और किसी कोई डाउट है? सर यूनिट पेपर में जो आपने लिखवाई है वो सीमन वाली दी रहेगी, महू भी दे सकते हैं? सीमेंट में हो तो एक ही है, चाहे सीमेंट लिखा रहा है चाहे महू लिखा रहा है, तो मतलब क्या होगा,
ओम सर, यूनिवर्स लिखा हो, ओम यूनिवर्स। महो, क्योंकि मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं देखी ना अभी तक। नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखा उससे कोई मतलब नहीं, एनसीईआरटी में दिया गया है तो उसको दिमाग में रहना चाहिए बेटा कि ओम यूनिवर्स क्या होता है, मोह होता है। मोह को ही क्या बोलते हैं, सीमेंट बोलते हैं। ठीक है, कोई ओके दिक्कत नहीं, सर, चाहे ओम यूनिवर्स लिखा हो, चाहे मोह लिखा हो, चाहे सीमेंट लिखा हो। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो तुम लोग तैयारी सर करना एक और डाउट है सर, एक और एक सेकंड में बता। सर उसी डीपीपी का 18 बी पार्ट वाली। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, जिंक रिड्यूसेस Fe2+। देखो यहाँ पर अगर इस तरह क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर ई सेल बनाओगे, ठीक है, ई सेल। अगर ई सेल सर ये पॉजिटिव, डीपीपी सी नहीं है? क्वेश्चन यही है बेटा, क्वेश्चन यही है ना, बी सर, यही है, हाँ यही है, डीपीपी क्वेश्चन बी है। क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। तो ई सेल अगर पॉजिटिव आ गया, ई सेल इज ग्रेटर देन 0, तो वो रिएक्शन होगा। अगर इस तरह तुमने बनाया, सेल बनाया और इस सेल नेगेटिव हो गया तो वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो जिंक रिड्यूसेस Fe2+। जिंक क्या कर रहा है, Fe2+ को रिड्यूस कर रहा है। तो क्या होना चाहिए बेटा, जिंक रिड्यूसेस मतलब जिंक ऑक्साइड होगा और Fe2+ क्या होगा, ये बन जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे इस से इसका निकालोगे तो जिंक 2+ बना रहा है, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक ऑक्सीडेशन, तो इस से यहाँ लिखोगे इस सेल। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का कितना है बेटा, यहाँ पर दिया गया प्लस का 0.76। ठीक है, प्लस रिडक्शन ऑफ Fe2+ टू Fe, तो Fe2+ टू Fe ये दिया गया रिडक्शन पोटेंशियल -0.44। इसको देखोगे तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मतलब ये रिएक्शन होगा, ये करेक्ट है। फिर बाकी तरह देखोगे यहाँ पर बी पार्ट में आते हैं, यहाँ पर बी पार्ट में बी पार्ट दिया गया जिंक रिड्यूसेस Mg2+। ठीक है, तो जो जिंक है, जिंक किसको रिड्यूस कर रहा है बेटा, Mg2+ को। तो क्या बनेगा, जिंक 2+ प्लस Mg, इसका ई सेल निकालोगे। ठीक है, तो जिंक 2+ ये हो जाएगा +0.76। ठीक है, Mg2+ टू Mg देखो यहाँ पर दिया गया Mg2+ टू Mg है ना, यहाँ पर दिया गया है -2.37, -2.37। तो ओवरऑल देखो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, निगेटिव आ रहा है ना ये, मतलब ये नहीं होगा। उसी तरह से सी निकालोगे, सी नहीं होगा, डी करोगे, डी भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है सर। हाँ ठीक है, तो 1 बाय 1 सबको चेक करो। हाँ ध्रुव, आगे सर। डीपीपी में डाउट है, किस डीपीपी में? कंडक्टेंस अच्छा, कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस, फ्यूल। इसके पहले वाले यही तो कंडक्टेंस वाला साथ यही तो है। नहीं सर, ये नहीं है सर, अच्छा ये ये वाला, हाँ ठीक है, बोलो 9 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो अभी चाहिए है। A monobasic acid is 5% dissociated in 0.01 mole per decimeter cube solution. Limiting molar conductivity of acid at infinite solution is this. What will be the conductivity of 0.05 molar solution of the acid? तो ये नहीं हो रहा बेटा, देखो इसमें दिया क्या दिया है यहाँ पर, मैच नहीं कर रहा, इसमें यूनिट्स की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे सब लीटर में, उसके बाद आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। नहीं ये तो यूनिट, कंडक्टेंस यूनिट अलग है। यहाँ पर तुम बोल रहे हो मोलरिटी, है ना, तो मोलरिटी जो मोल होता है, कंसंट्रेशन अगर तुम देखोगे तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है, जब हम लोग कंडक्टेंस वाला फॉर्मूला में इसको यूज करते हैं कंडक्टेंस, तो यहाँ पर जो लीटर है उसको ऑलरेडी तुम 1000 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हो। समझ आ रहा है बेटा, जो 1000 से मल्टीप्लाई Yes, क्या होता sir. है, तो वहाँ पर कन्वर्जन ऑलरेडी हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यूनिट का, यूनिट सही है। तो ये इनफिनाइट डाइल्यूशन का जो दिया है उसमें मीटर स्क्वायर है, तो उसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में करना होगा। यहाँ पर देखो डेसीमीटर क्यूब है ना, एक मिनट, डेसीमीटर मतलब ये लीटर है, लीटर। नहीं ये नहीं सर, इनफिनाइट डाइल्यूशन का जो दिया है वैल्यू मीटर इनफाइनाइट स्क्वायर। डाइल्यूशन ये 4 × 10⁻², ये वाला। हाँ, तो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अच्छा,
तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया है। ओके, तो गड़बड़ है। सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हाँ, कर ये दिया है। ये गड़बड़ है। ये यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, ये सही डिटेक्ट किया यहाँ पर। यूनिट का प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो क्या तुमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आंसर लाया तो आंसर आ रहा है? नहीं, ये मैच ही नहीं हो रहा था। ये गड़बड़ दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये गड़बड़ कर दिया इसने ना। अच्छा, हाँ, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर नहीं है, गड़बड़ लिख दिया यहाँ पर। तो सर न्यूमेरिकल वैल्यू तो आनी चाहिए। हाँ, न्यूमरल वैल्यू नहीं आ रहा है बेटा, तुमने नहीं, सॉल्व नहीं। किया तो भी नहीं आ रहा, न्यूमरल वैल्यू भी नहीं आ रहा है। सर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर वो ऑर्डर Change नहीं करें मिल रहा पहले। था। न्यूमरल वैल्यू आ रही है सर, ऑर्डर नहीं मिल रहा था। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। हेलो सर वो कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। न्यूमरल वैल्यू आ रहा है ना बेटा, तो ठीक है। जी मतलब ये सेंटीमीटर क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। यहाँ पर जो टाइपिंग है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 था ना? जी सर। क्वेश्चन नंबर 9 था। तो यहाँ सर, पर एक बार बेटा इसमें भी एक ये मीटर स्क्वायर, ये मिसप्रिंटिंग हो गया यहाँ पर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर लिख दिया, गलती से लिख दिया है, ठीक है। ठीक है। और सर टेस्ट में भी एक बार क्वेश्चन आया था कि जो है पूछा था कि कॉपर के CuSO4 के इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर एनोड और कैथोड के थ्रू एनोड में कॉपर डिपॉजिट क्या होता है। इसमें क्वेश्चन में बोला था कि एनोड में कॉपर डिपॉजिट, ऑप्शन था कि डिपॉजिट होता है या फिर डिजॉल्व होता है। ऐसे ही कुछ था। अच्छा, तो मैंने तो उसका एनोड था, मतलब उसमें ये पूछा था कि कितना डिपॉजिट हो रहा है एनोड में, तो वो 0 ऑप्शन था, तो मैंने 0 मार्क किया था क्योंकि एनोड में तो डिपॉजिट नहीं होगा, कैथोड में होगा। ये पूछा पर वो था। सर गलत था। एनोड पे ही तो होगा। नहीं, कैथोड में डिपॉजिट होगा ना कॉपर। तुमने अच्छा कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट। तो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट तुमने इलेक्ट्रोड किस तरह बनाया होगा? क्वेश्चन दिया होगा जिंक सल्फेट और कॉपर। ये था बेटा, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का अलग अलग दिया वो था। बस ऐसे Cu2+ आयन दे दिया था, बताया नहीं। Fe2 CuSO4 ही होगा, फिर Cu2+ यूज किया था। तो उसमें बोला था कि एनोड में कितना डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलिसिस में। तो एनोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? हाँ, तो एक ऑप्शन 0 था, तो मैंने 0 मार्क किया, तो गलत था। तो एनोड कॉपर 2+ डिपॉजिट होगा यहाँ पर Cu2+ टू Cu। तो ये तो रिडक्शन हो रहा है ना। हाँ, तो कैथोड में होना चाहिए, एनोड में तो 0 डिपोजिशन होगा, तो 0 ऑप्शन था, मैंने मार्क किया, तो गलत था। तो क्वेश्चन बताना, कमेंट किया तुमने? क्वेश्चन नंबर याद नहीं है मुझे। तो क्वेश्चन जब भी तुम्हें इस तरह से कोई प्रॉब्लम लगे और आंसर गलत है तो कमेंट कर दिया करो, जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो मैं इसको चेक कर लूंगा, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो। कौन सा टेस्ट था बेटा? इससे पहले वाला जो जस्ट हुआ था वही ना? अभी जो हुआ था इलेक्ट्रोलिसिस का टेस्ट हुआ था इसका। अच्छा, एक मिनट। हरीश सर कुछ कह रहे थे शायद। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आपका ना नेक्स्ट वीक रेस टेस्ट होगा, ठीक है। कभी भी हो सकता है, मैं भी हो सकता है, कि आपको ऑफ भी दे। कल का टेस्ट तो सबको पता होगा, इसकी कंफ्यूजन है कल वाला टेस्ट है या नहीं है, तो कल का टेस्ट होगा, ठीक है। चलो ठीक है सर अभी Okay, फेस टेस्ट sir. की डेट नहीं पता। बता दूंगा नेक्स्ट वीक का, मतलब जो है बता दूंगा, मतलब 1-2 दिन पहले हो सकता है, कल तक मैं डाल दूंगा परसों तक। ओके सर। ओके सर ओके। एक मिनट बेटा, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर गया क्वेश्चन। किस डेट को बोला? डेट याद है तुम्हें? डेट 13 जुलाई। 13 जुलाई को हुआ था। यस सर यही है।
सर क्वेश्चन नंबर 62 है। हाँ ये 62 है। ये वाला हाँ यहाँ पे एनोड लिखा हुआ है। 2.5 Faraday of electricity pass through a CuSO4 solution. The number of equivalents of copper deposited at anode edge. तो एनोड देखो, ये तो सेल तो नहीं बनाया है ना यहाँ पर जो सेल है, सेल तो बनाया ही नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पर ढेर सारे एनोड होंगे। तो अगर सेल बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो कोई भी जो रिएक्शन है वहाँ पर कैथोड या एनोड तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर तुमने क्या किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड, एट एनोड लिखा हुआ यहाँ पर, तो गड़बड़ है। एनोड पर तो होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपोजिट, यहाँ पर कॉपर, ये तो गड़बड़ है, 0 होगा ना। ठीक है, बोल रहे हो तुम। हाँ सर, मेरा भी नेगेटिव गया है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, Cu2 प्लस रिड्यूस होगा यहाँ पर, जबकि एनोड अगर है तो यहाँ कैथोड होना चाहिए, गड़बड़ दिया यहाँ पर कैथोड। एक है जी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, याद ली तो यहाँ पर डिपोजिटेड एज, यहाँ पर एनोड कैथोड कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीत गया, तुम्हें उसी में डिटेक्ट कराना होता तो मैंने आंसर चेंज करवा दिया होता तो। ठीक है, उसमें बता दिया अगर बेटा अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो टेस्ट के तुरंत बता दिया करो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम्हारा कहना सही बेटा, यहाँ पर आंसर 0 होना चाहिए क्योंकि एनोड दिया गया है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। ओके, और किसी कोई डाउट है? नो सर। तो अब आगे मिलते बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।